कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजकुमार से जो महल में पैदा तो हुआ था, पर महल की राजनीति ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। एक ऐसा युवक जो तेज था, निर्णायक था, पर दुनिया उसे चंद अशोक कहकर डरती थी। फिर भी किस्मत उसे उस राह पर ले जाने वाली थी जहां तलवारें टूटेंगी, साम्राज्य बदलेंगे और एक निर्दयी योद्धा दुनिया का सबसे दयालु सम्राट बनेगा। यह कहानी है सम्राट अशोक की, जिसने युद्ध में लाखों को हराया और फिर एक ऐसा युद्ध आया जिसने उसे खुद से ही हरा दिया, वही हार जिसने उसे महान बना दिया। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक माने जाते हैं। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे और उनका शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से शुरू होकर 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र के रूप में हुआ था। उस समय मौर्य साम्राज्य एशिया का सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। हालांकि वे राजकुमार थे, पर दरबार में उनकी स्थिति मजबूत नहीं थी, क्योंकि वे महल की राजनीति और भाइयों की ईर्ष्या के केंद्र बन जाते थे। फिर भी उनका व्यक्तित्व तेज, निर्णायक और प्रशासनिक क्षमता से भरा हुआ था। अशोक ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही राजनीति, प्रशासन, युद्ध रणनीति और कूटनीति की गहरी शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था में उन्होंने तक्षशिला, उज्जैन जैसे बड़े प्रांतों का प्रशासन संभाला, जहां कठोर निर्णय लेने की वजह से उन्हें चंड अशोक कहा गया। उनका स्वभाव तेज और अनुशासन प्रिय था, इसी कारण जनता में वे लोकप्रिय थे, लेकिन दरबार के कुछ लोग उन्हें अपने लिए खतरा मानते थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर बड़ा संघर्ष खड़ा हुआ। कई राजकुमार सिंहासन चाहते थे और ऐसे समय में मंत्रियों तथा कुछ सैन्य अधिकारियों ने अशोक का समर्थन किया। अंततः अशोक विजयी हुए और लगभग 268 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली। सम्राट बनने के बाद अशोक ने साम्राज्य को संगठित किया, प्रशासन को मजबूत किया और विस्तृत क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। मौर्य प्रशासन व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, जिसमें प्रांतों, जनपदों और ग्रामों के स्तर पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त होते थे। अशोक ने व्यापार मार्गों, सड़कों, सिंचाई प्रणालियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया। शासन के शुरुआती वर्षों में वे एक विस्तारवादी शासक की तरह काम कर रहे थे और साम्राज्य को और बड़ा बनाने की दिशा में कदम उठा रहे थे। अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग युद्ध। कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। मौर्य साम्राज्य में शामिल न होने के कारण अशोक ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ा। करीब 261 ईसा पूर्व यह युद्ध हुआ और यह प्राचीन इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख कैदी बनाए गए और असंख्य परिवार उजड़ गए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अशोक ने विनाश और मानव हानि को देखा तो वे भीतर तक हिल गए। इस युद्ध ने उनके हृदय और सोच दोनों को बदल दिया। यहीं से उनके जीवन में करुणा, दया और अहिंसा की भावनाएं प्रबल हुईं। कलिंग युद्ध के कुछ समय बाद अशोक बौद्ध धर्म के संपर्क में आए और उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से धर्म की शिक्षा ग्रहण की। इस शिक्षा ने उनके शासन का स्वरूप बदल दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में धम्म नामक एक नैतिक नीति लागू की, जिसमें अहिंसा, सत्य, करुणा और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश शामिल था। अशोक ने युद्ध नीतियों को समाप्त कर दिया और जनता के कल्याण पर केंद्रित शासन शुरू किया। उन्होंने विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें धर्म महामात्र कहा जाता था। ये अधिकारी जनता की शिकायतें सुनते और उनके कल्याण के लिए कार्य करते थे। अशोक के शासनकाल में अनेक कल्याणकारी कार्य हुए। उन्होंने अस्पताल, कुएं, धर्मशालाएं, सड़कें और वृक्षारोपण करवाया। पशुओं और कैदियों के लिए भी नियम बनाए। उन्होंने लोगों को धार्मिक सहिष्णुता सिखाई और सभी संप्रदायों का सम्मान करने की सलाह दी। अशोक अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख लिखवाते थे। ये शिलालेख आज भी भारत, नेपाल और पाकिस्तान के कई स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें शासन व्यवस्था, नैतिक नियम, जनता का कर्तव्य और धर्म की शिक्षा के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध प्रतीक है 4 सिन्हों वाला लायन कैपिटल, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है।
अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में करवाया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, थाईलैंड और मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अशोक के शासनकाल में बने स्तूप, विहार और स्तंभ आज भी उनकी महानता के प्रतीक हैं। उनके द्वारा प्रसारित धर्म के सिद्धांतों ने एशिया की सांस्कृतिक और धार्मिक सोच को गहराई से प्रकट किया। अशोक के अंतिम वर्ष शांतिपूर्ण और साधारण रूप से बीते। कहा जाता है कि उन्होंने अपने धन का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था और अंतिम समय में सादगी को अपनाया। लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी नीतियों और शिक्षाओं ने आने वाली कई पीढ़ियों को दिशा दी। उनकी विरासत आज भी जीवित है, चाहे वह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हो, बौद्ध धर्म के स्तूप हों या उनके शिलालेखों में दर्ज नैतिक संदेश। सम्राट अशोक को आज दुनिया अशोक द ग्रेट कहकर याद करती है। वे केवल एक सम्राट नहीं थे, बल्कि ऐसे शासक थे जिन्होंने मानवता और नैतिकता को शासन का आधार बनाया। उनकी नीतियां सिद्ध करती हैं कि महानता सिर्फ युद्ध जीतकर नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और शांति से भी हासिल की जा सकती है। अशोक ने अपने जीवन में साम्राज्य जीते, लेकिन असली जीत तब मिली जब उन्होंने इंसानों के दिल जीतने शुरू किए। कलिंग युद्ध ने उनके भीतर के सम्राट को नहीं, उनके भीतर के मनुष्य को जगा दिया, और वही मनुष्य आज पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाता है। समय बदल गया, साम्राज्य मिट गए, पर अशोक का संदेश आज भी उतना ही जीवित है कि महानता तलवार से नहीं, चरित्र से बनती है। शायद इसीलिए दुनिया आज भी उन्हें अशोक द ग्रेट कहकर याद करती है।